प्रिंसिपल बेस्ड पर, जिसका नाम क्या है, इंड एएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि किस पर बेस्ड है, आईएफआरएस पर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो कोर्स कंटेंट में बारे में जानने के बाद अब हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो हमारा मेजर पार्ट है वो यही है, अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज। बात की थी क्या हम लोगों ने कल इसके बारे में? बात तो की होगी डेफिनेटली, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ चर्चा ना की हो इसके ऊपर। बताइए क्या बताया था मैंने इसके बारे में, कुछ बताया था? अंडर राइटिंग क्या होती है? कुछ आवाज आ रही कहीं से मुझे, सही बोला लेकिन कुछ बोला है। हम्म। यानी कि जब कंपनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अपने फाइनेंस का अरेंजमेंट करती है, वो डायरेक्टली पब्लिक में प्रोस्पेक्टस इशू ना करके इनडायरेक्टली पब्लिक में प्रोस्पेक्टस इशू करती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अंडर राइटिंग। ठीक है, तो यानी कि मैं अभी कम से कम 10 to 20 मिनट्स ओनली फॉर चैप्टर का बैकग्राउंड दूंगा आपके लिए। आपको समझना है, नोट डाउन बाद में करना है, चाहो तो साथ के साथ में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट में एक साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आपको एक कहानी सुनाते हैं आज। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक कंपनी थी जिसका नाम पता है क्या है? जिसका नाम है, बताओ क्या है, क्या है? क्या बात है, आपको याद है? जीएससी लिमिटेड, एक कंपनी है जीएससी लिमिटेड। वो एक किसी प्रोजेक्ट पर काम करना चाहती है। अब प्रोजेक्ट पर जब कंपनी काम करेगी, तो आपको नहीं लगता कुछ हमें जरूरत चाहिए? बताओ क्या है? प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पर क्या कर रही है वो? वर्क कर रही है। और उसके लिए कंपनी को बताओ क्या चाहिए? फंड। कितने का चाहिए बताओ? मान लेते हैं छोटा सा अमाउंट है, थाउजेंड्स करोड़ का, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यानी कि एक कंपनी है जिसका नाम है जीएससी लिमिटेड, उसको एक प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला और वो काम करना चाहती है। और उस प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए कितने फंड की रिक्वायरमेंट है? अब हमें यह सोचना कि पैसा लाना कहां से है। ठीक है, क्योंकि आज ऐसी ऐसी बातें होने वाली हैं, आप जानते हो, लेकिन शायद इतना नहीं जानते हो जितना आपको जानने की जरूरत है। जहां पर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा, आपने +2 में भी पढ़ा होगा बिजनेस मैनेजमेंट, एक आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा बिजनेस मैनेजमेंट, वहां के सब्जेक्ट की भी चर्चा होगी। बट वो बेसिकली आपने अब तक थियोरिटिकल पढ़ा था, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना हमें किस में? प्रैक्टिकल में। चले हम लोग, आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे बताओ पैसे का अरेंजमेंट आप कहां कहां से करोगे? बैंक लोन्स, और बताओ फटाफट से, फटाफट से बता दिया करो आप लोग। शेयर्स इशू कर सकते हो, डिवेंचर इशू कर सकते हो। आपको नहीं लगता ऐसी बातों को बड़े एक अच्छे तरीके से बोलना चाहिए हमें? आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि ये आपके दावत में आए हुए हैं। जैसे तरह रामू आया है, मोहन आया है, पप्पू आया है, ये ऐसे लोग नहीं है जिनका डायरेक्टली नाम ले सकते हो। इनका नाम लेने का तरीका फाइनेंशियल सब्जेक्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हिसाब से आपको टेक्नोलॉजी बदलनी पड़ेगी। यस और नो? यानी कि पैसा लेने के हमारे पास बेसिकली 3 तरीके हो सकते हैं, जो तुम्हारी जनरल लैंग्वेज में है, मेरी लैंग्वेज में नहीं है ये। मैं आपकी भाषा में बात कर रहा हूँ, आपके लिए ही बातें कर रहा हूँ। देखिए, पहला बताओ क्या कर सकते हो आप? लोन ले सकते हो। फ्रॉम कहाँ से बताओ? बैंक से। और बताओ, और कहां से ले सकते हो? आउटसाइडर एजेंसी भी तो हो सकती है, होती नहीं होती हैं? जैसे मुथूट फाइनेंस होता है, लेकिन बदले में गोल्ड रखना पड़ेगा, है ना? यानी कुछ एजेंसी भी हो सकती है और बैंक से। दोनों ही मेरे कोर्स कंटेंट का पार्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए, तो फिर लिखा ही क्यों जो कोर्स कंटेंट का पार्ट ही नहीं है? तो ऐसी बातें लिखा ना जो हमारे काम की हैं। बोलो काम तो सारी आपकी है, लेकिन कोर्स कंटेंट का पार्ट नहीं, इसको मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, बस यहीं उठाया और वहीं इसको ड्रॉप कर दूंगा। दूसरा, आपको नहीं लगता आपके मामा जी बड़े पैसे वाले हैं? हाँ या ना? जा सकते हो, एक बार तो कान में डालोगे, मामा जी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, पैसा चाहिए। हाँ। बोला कितना चाहिए? बोला 1000 करोड़। क्या बोलेंगे मामा जी? बोला कि 2-4 हजार बोलता तो दे देता, 1000 करोड़ की बातें करते हुए हार्ट अटैक आ जाएगा मामा जी को, पता लगा सुबह मामा जी के पास जाना पड़ रहा है घर पर पूरी फैमिली के साथ।
ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो वहां से भी पॉसिबल नहीं है। दूसरा, आप तो जानते हो ना, होते ना पड़ोसी, बचपन के यार, बचपन के यार काम आते हैं क्या? दिल लड़ाई हो गई पक्का आ जाएंगे, लेकिन पैसे की बात आ गई ना, दोबारा देखने को ही नहीं मिलेंगे, आपको मोहल्ले में नहीं मिलेंगे, दो दो चार पांच मिनट बात ही नहीं करेंगे वो लोग। बोला ना, पक्का सिर्फ पैसे मांगने के लिए फोन किया होगा, नहीं फोन नहीं उठाना। तीसरा, ये तो सबसे आपके इंटरेस्टिंग है, जिस कंपनी को आप रन कर रहे हो उस कंपनी के डायरेक्टर भी तो होते हैं जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। वो क्या कंपनी की इक्विटी नहीं ले सकते? क्या कंपनी में अपना मालिकाना हक नहीं रख सकते? रख सकते हैं। तो एक बार हमें उनसे भी बात करनी चाहिए। वहां से पैसे का अरेंजमेंट हो सकता है क्या? कुछ कुछ हो सकता है। मान लेते कुछ हमें यहां से मिल गया 100 करोड़, और इन सब से अरेंजमेंट करके मान लो 100 करोड़ हमें यहां से मिल गया, लेकिन अभी भी प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए, रन करने के लिए हमें पैसे की और रिक्वायरमेंट है, वो भी बहुत ज्यादा है। अब हमें कहां से जाना चाहिए? फिर लॉ मेकर बोलता ठीक है, आपकी बातें सारी फालतू थी, जिन्हें हम जानते थे, जिन्हें नहीं जानते अब हम उनकी बात करते हैं। बताओ कहाँ जाओगे? फाइनेंशियल मार्केट में। कहाँ जाओगे? फाइनेंशियल मार्केट में। जो आपने शायद फाउंडेशन के अंदर चैप्टर नंबर 2 मनी मार्केट नाम का कोई चैप्टर पढ़ा होगा, ऐसा कोई पढ़ा था क्या आपने? याद है? मुझे तो याद नहीं, पर शायद आपको याद हो सकता है। फाइनेंशियल मार्केट। आप इसके बाद सब कुछ करने के बाद किसी ने पैसा नहीं दिया, दर दर की ठोकर खाई, लास्ट में कहां जाओगे? फाइनेंशियल मार्केट। बोला ये की है दुनिया में पैसे का, क्योंकि उनके पास कोई भी काम धंधा नहीं है, उनके पास यही काम धंधा, लोगों को पैसा देते, लोगों से पैसा लेते हैं और बदले में कुछ खाने पीने का काम चला लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये वो लोग हैं जिनके पास काम धंधा क्या है? लेना और देना, कुछ और नहीं, पैसा। क्लियर है कहानी आज तक? चलिए, तो इसके बाद अब कहां जाओगे बताओ? मनी मार्केट में। अब मनी मार्केट में तो आ गए, लेकिन मनी मार्केट के तरीके भी आपको देखने होंगे। मेरा ये कोर्स कंटेंट का पार्ट है। सर इतनी बातें बेकार सुना रहे थे अब तक, बोला जरूरी था। आपकी बातें आपके घर की जल्दी समझ में आती हैं। अब आते हैं हम कॉमर्शियल एक्टिविटी पर, जो हमारा मेन कोर्स कंटेंट का पार्ट है, जो आपके सब्जेक्टिव लैंग्वेज है। मनी मार्केट। मनी मार्केट में बेसिकली दो तरीके के मार्केट होते हैं जो आप जानते हो। बताओ कौन कौन से? किसी के मुंह से आंसर नहीं निकलेगा मुझे उम्मीद है, क्योंकि मेरा भरोसा कोई तोड़ नहीं सकता, इसलिए भरोसा ये है कि आप बताओगे नहीं, और इस बात पर आप कायम भी रहोगे, क्योंकि आप मेरी बात को टाल कैसे सकते हो ना। हाँ ये बात भी सही है। चलिए, यहां दो मार्क, कहीं से आवाज आती गुनगुनाने की मुझे, और वो आवाज बड़ी सही होती है। एग्जैक्टली exactly। यानी कि जब आप फाइनेंशियल मार्केट के अंदर रुक करोगे तो आपके पास दो मार्केट मिलेंगे, एक का नाम होता मनी मार्केट, दूसरे का नाम होता कैपिटल मार्केट। बात समझ में आती है? यस सुन लो। तो मैं यहां पहला लिखूंगा, क्या बताओ? कैपिटल मार्केट। कोई तो है जो मेरी बातों को टालता है। दूसरा बताओ क्या है? मनी मार्केट। यस और नो? अब जब आप मनी मार्केट से पैसा लोगे तो आपके पास क्या क्या जरिया होंगे, और जब आप कैपिटल मार्केट से पैसा लोगे तो क्या क्या आपके पास जरिया होंगे। कब आप मनी मार्केट की तरफ मूव करोगे और कब आप कैपिटल मार्केट की तरफ मूव करोगे, ये भी एक डिफरेंट एस्पेक्ट है हमारे पास। तो मुझे बताओ, आपको पैसा शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए? प्रोजेक्ट है बड़ा चलेगा डेफिनेटली, तो आपको पैसा कब चाहिए? लॉन्ग टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए तो आप मनी मार्केट में नहीं जा सकते, आपको कहां जाना पड़ेगा? कैपिटल मार्केट में। यानी कि मुझे पैसा चाहिए, और पैसा यदि मुझे कैसा चाहिए बताओ? शॉर्ट टर्म, तो यहां पर आना है आपको। और यदि आपको क्या चाहिए बताओ? लॉन्ग टर्म्स या आपको मीडियम टर्म्स के लिए चाहिए, तो आप कहां पर आओगे बताओ? कैपिटल मार्केट की तरफ मूव करोगे। मेरी यहां तक की बात समझ में आती है? अब प्रॉब्लम यह कि ठीक है, ये बात तो पता लग गया, लंबे टाइम के लिए पैसा चाहिए तो कैपिटल मार्केट में जाऊंगा, और कम टाइम के लिए पैसा चाहिए तो मैं कहां जाऊंगा? अब प्रॉब्लम यह कि इसमें क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन का होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर लॉ मेकर बोलता, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की कहानी बोलती है, सेबी बोलता देखो भाई आप पैसा कहां कहां से ले सकते हो, हम बताते हैं आपके लिए। बोला बताओ क्या क्या जरिया है? बोला देखो, पहला जरिया ट्रेजरी बिल्स। सुना है आप लोगों ने? क्या होते हैं ये? नाम तो सुना है, क्या होते हैं? बताओ बताओ, किसी के मुंह से तो सही बात निकलेगी।
जहां बोलता हूं बोलो, वहां बोलते नहीं है, और जब ना बोलने को बोलो तो बस चुप हो जाओ, 2 मिनट अभी आपका सत्संग स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा कॉल मनी, कॉमर्शियल बिल, कैश क्रेडिट, क्या सर यही होते हैं? और भी होते हैं, बट मुझे यही याद है जो मैंने आपके सामने रख दिए। बात समझ में आ रही है? यानी कि सारे ऑप्शन है, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो कोई सा भी जरिया आप चूज कर सकते हो और अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हो। अब मुझे वन बाय वन करके डिस्कस करना कि चीजें होती क्या है। वैसे मेरे कोर्स कंटेंट का पार्ट नहीं है, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म फंड चाहिए और मुझे कहां पर जाना पड़ेगा? कैपिटल मार्केट में। बट फिर भी एक बार चर्चा का विषय बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए ट्रेजरी बिल क्या होते हैं। आता है आपको? जरूरी नहीं है कि आप टेक्निकल लैंग्वेज में जवाब दो, कैसे भी दे सकते हो। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पाओगे। बताओ फटाफट से। बाई हाथ से जवाब निकला, किसी के पास तो होगा सहूलियत वाला। बताओ फटाफट से। कोई नहीं, आना चाहिए, बट कैसा भी हो जवाब जवाब होता है। अब यार कैसे संकट में डाल दिया मैंने आपको। अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं पूछा आपसे, मैंने ओनली फॉर पूछा ट्रेजरी बिल क्या होते हैं। एक ओनली फॉर कॉमर्शियल पेपर का पार्ट होता है, जिसको इशू करता आरबीआई। किसके बिहाफ पर करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर। इसको बेसिकली एक छोटा सा नाम, बड़ा प्यारा सा नाम है, क्यूट सा, जो आप जानते हो, जीरो कूपन बॉन्ड। याद है आपको? ये वही है, बस नाम बदल दिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आप जिस चीज के बारे में जानते हो बट बेसिकली आप उसका बैकग्राउंड नहीं पता, तो इसमें आप आगे चाहो तो ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो, क्या बताओ? जीरो कूपन बॉन्ड। बात समझ में आ रही है? अब ये तो बता दो जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं, कि ये भी मुझे बताना पड़ेगा क्या होते हैं। क्या होती है जीरो कूपन बॉन्ड, बताओ। एग्री नहीं हुए, मजा नहीं आया थोड़ा सा। बताओ फटाफट से। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब होता है आपको उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, लेकिन वो इशूड होते हैं एट डिस्काउंट प्राइस पर। जैसे मान लो एक जीरो कूपन बॉन्ड की जो वैल्यू डोमिनेट की है आरबीआई ने, वो 100 रुपए की है, तो वो आपको बेचेगा 80 रुपए में। लेकिन जब वो वापस बॉन्ड को लेगा तो तुम्हें देगा कितने? 100 रुपए। लेकिन उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। बात समझ में आ रही है? यानी कि जब आरबीआई एट लेस देन प्राइस ऑफ द फेस वैल्यू इशू करती है और उसको रिडीम करती है एट किस पर? पार पर, उस सिचुएशन को बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। यहां तक की बात समझ में आती है? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए अब आगे चर्चा करते, कॉल मनी क्या होती है। कॉल मनी ये नहीं सुना होगा डेफिनेटली, मुझे उम्मीद है आपसे। जब ट्रेजी बिली नहीं सुना तो ये भी नहीं सुना, सुना है? क्या होता कॉल मनी? 12th में सुना होगा। हम अलॉटमेंट करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, कॉल करते हैं, हाँ या ना? ये वो वाला नहीं है। यदि वो वाला होता तो मैं ना लिखता यहाँ पे। समझ में आ रही है? हाँ, ये वो वाला नहीं है जिनसे तुम रूबरू हो चुके हो। ये वो वाला है जो मिलने वाला है। आपने सीआरआर नाम सुना है कभी? ये भी सुना है। पहली बार सही जगह निशाना लगाया आप लोगों ने। बाकी मैं सीआरआर बोलता हूँ, बच्चे बोलते कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, तो जल्दी से जवाब आता है। पहली बार करेक्ट जगह आप लगाया है, यानी कि कैश रिजर्व रेशो। अब ये होता क्या, बस मुझे वो बता दो। सारे सवाल हमसे पूछ लो, पर आप क्यों खड़े हो यहाँ पर? बोला वो बाद में खड़ा हूं मैं, आप सामने हो, मैं पीछे हूं आपके, टेंशन ना लो आप लोग। बताओ क्या होता है सीआरआर? यानी कि आरबीआई बैंकों से बोलती है, क्योंकि बैंकिंग कंपनी को कंट्रोल रेगुलेट कौन करता है? बोलता देखो तुमने जमा कराया ना पैसा, आप लोगों से पैसा लिया है, तुम क्या करोगे इस पैसे का? बताओ बैंक क्या करती है? पैसे को इन्वेस्ट करेगी। तुमने सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया और कल मान लो पार्टीदार आ गया, पैसा दो, तो क्या बोलोगे? मैंने तो कंपनी में लगा दिया, घर जाओ, जमा कराने क्यों आया था? बोल सकता हूं क्या? पैसा तो देना पड़ेगा। तो बोला कि मान लो कल ऐसा केस आ गया, तुम कहां से पैसा लाओगे? तो आरबीआई बोलता कि जितना तुम प्रॉफिट कमाते हो ड्यूरिंग द ईयर,
आपको एट द एनी टाइम आपको उसका कम से कम 25% हमारे पास एज ए रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा। कितना मेंटेन करना पड़ेगा? मेरा बियॉन्ड द लेवल, इसका एक्सप्लेनेशन जाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। मैंने क्या बोला? जितना आप डिपॉजिट कराते हो पैसा, उसकी बात नहीं कर रहा है, जितना प्रॉफिट कमाते हो साल के बीच में या क्वार्टर में, जब भी कमाते हो, हर वक्त आपके पास यानी कि हमारे पास आपको उस प्रॉफिट का 25% आपको एज ए रिजर्व रखना पड़ेगा। फ्यूचर में क्या हो जाए क्या पता, है या ना? बात समझ में आ रही है? अब उस 25% के दो पार्ट करता है वो, एक तो बोलता सीआरआर और एक को बोलता स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। बात समझ में आ रही है? 4% को बोलते हैं सीआरआर, उसको कभी भी नहीं देगा वो, तभी देगा जब सिचुएशन खराब हो जाए, ठीक है ना? और दूसरा होता है स्टैट्यूटरी, जो होता है 21% के अप्रोक्स में। अभी प्रैक्टिकल बात करें, जब बैंकिंग कंपनी पढ़ेंगे तो प्रैक्टिकल में जो रेट है वो 3% है सीआरआर की, बट बेसिकली जो हमारी जो लैंग्वेज होती है वो कितनी है अभी हमारी? 4%, जो मैं बोलता रहूंगा बार बार। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो यानी कि आपको क्या करना, कुछ अमाउंट नेट प्रॉफिट का कहां पर रखना है? रिजर्व बैंक के पास। क्लियर है? लेकिन वो मान लो शॉर्ट पड़ गया तो तुम क्या करोगे? सर बैंकों के पास भी पैसे की शॉर्टिंग होती है, होती है, वो दूसरी बैंक से पैसा लेगा, ठीक है? तो उस सीआरआर की रिक्वायरमेंट को फुलफिलमेंट करने के लिए वो किसी अदर बैंक से पैसा लेगा और आरबीआई को दे देगा। अब वो पैसा कब होगा? या तो शाम तक वापस करना होगा या कल वापस करना होगा। ये मुझसे मैक्स 24 आवर्स के लिए होता है, बेसिकली ये बोला जाता है, ठीक है? तो यानी कि जब बैंकिंग कंपनी अपनी सीआरआर की लिमिट को फुलफिलमेंट करने के लिए जब किसी अदर बैंक से पैसा क्या करती है? बोरो करती है, उसको बोलते हैं हम क्या? कॉल मनी। और इस पर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है उसको बोलते हैं कॉल रेट। क्या बोलते हैं? कॉल रेट। ये वो चीजें हैं जो तुम्हारी बीएसटीसी के अंदर खत्म हो चुकी होती हैं। क्लियर है कहानी यहाँ तक? चलिए, अब आता कैश क्रेडिट। अब इसके बारे में बता दो, इतनी सारी बातें आपने बताई दी तो ये भी बता दो, क्या होता कैश क्रेडिट? हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने पे कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। इंपोर्ट करने पे कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। लेकिन बाहर की बैंकों को, बाहर के लोगों को मुझे जानते हैं क्या? नहीं जानते। वो किसको जानते हैं? गवर्नमेंट को। कौन सी गवर्नमेंट को? सेंट्रल गवर्नमेंट को। गहलोत जी को कोई नहीं जानता, वहां सब मोदी जी को जानते हैं। लेकिन मुझे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है, लेकिन वो मेरे साथ ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि उनको क्या देना पड़ेगा? गवर्नमेंट की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। अब गवर्नमेंट खुद तो जाएगी नहीं, लो मुझे गिरवी में रख लो, लो मोदी जी बैठ के, मैं यहां तब तक बैठा रहूंगा जब तक माल का सप्लाई ना कर देगा, ऐसा होगा क्या? नहीं। तो वो एक बैंक को अथोराइज करते हैं और बैंक से बोलते हैं कि ये लोग हैं जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, इनका बिजनेस चलता है बाहर, हम चाहते हैं कि माल ज्यादा से ज्यादा जाए जिससे फॉरेन करेंसी हमारे पास आए। यस और नो? उस बात के लिए बैंक से बोलता है इनको कुछ एक ऐसी लिमिट दे दो जिससे पेमेंट भी नहीं करे ना ये, लेकिन इनका ट्रांजेक्शन चलता रहे, जिसको बेसिकली आप जो छोटी मोटी लैंग्वेज के बारे में बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट ये घर की बात थी, वो बाहर की बात थी। कैश क्रेडिट कब मिलता है? जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हो तो वहां पर ट्रेडर्स को दिया जाता है। और बैंक ओवरड्राफ्ट कब होता है? जब किसी एक करंट अकाउंट होल्डर को, बिजनेसमैन होता है, तो उसकी शॉर्ट लिस्ट को पूरा करने के लिए एक फैसिलिटी अवेलेबल होती है, उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बेसिकली है वही, लेकिन वो थोड़ा सा लेवल का फर्क पड़ गया। बात समझ में आ रही है यहां तक? यस और नो? कोष्टक में लिख सकते हो, ब्रैकेट के अंदर, इसके अंदर आप क्या लिख सकते हो बताओ? क्रेडिट कार्ड अलग चीज है, हाँ वैसे मान सकते हो। ओवरड्राफ्ट। क्लियर है कहानी यहां तक? ये हमारे प्रवचन होते हैं यहां पर खत्म, आते हैं हमारे दायरे में। चलिए, ये हमारा है कोर्स कंटेंट का पार्ट, जो अभी नहीं है, आगे चल के बनेगा। अब यहां पर क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम मनी कैपिटल मार्केट से पैसा ले सकते हैं, मुझे बताओ फटाफट से। ये तुम्हें आता है, बताओ क्या 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 तरीके हो सकते हैं? अभी नालायक को इतना सा बोल दो ना। यस और नो मुझे बताओ। यानी कि जब कैपिटल मार्केट में जाओगे तो आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्या लोगे? पैसा। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में तो आप जानते ही हो, शेयर्स, डिवेंचर्स, और बताओ बॉन्ड्स, आया ना? मुझे बताओ, और हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, हम यहाँ छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है? लो, क्लियर है यहाँ तक कहानी? शेयर क्या होते हैं?
जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। डिवेंचर क्या होते हैं ये भी आप जानते हो, नाम तो सुना सुना है, ठीक है ना। बॉन्ड क्या होते हैं ये भी सुना हुआ है, लेकिन मुझे पूछने की इच्छा है कि बॉन्ड होते क्या हैं। जानते तो आप सबको हो, लेकिन बॉन्ड के बारे में मुझे जानने बड़ी इच्छा है। बताओ फटाफट से, फटाफट से बोल दिया करो आप लोग। बॉन्ड क्या होते हैं? आपने देखा कभी अखबार में फोटो आई बड़े से सांड की? नहीं देखा आपने, पीले कलर का सांड। कौन होता है? कौन है पीले कलर का सांड एकदम? एक बार योगी जी ने बड़ी खुशी के साथ फोटो खिंचाई थी 2021 में मेरे हिसाब से, आई होप, आई थिंक। सही बोल रहा छोरा, लेकिन जोर से नहीं बोलता, बस बात तो आ जाती है। यानी कि स्टॉक एक्सचेंज का लोगो है पीला वाला सांड। देखा हो कभी, बहुत बड़ा एकदम ऐसे। योगी जी आपको लगता है देसी सांड के पास जाएंगे? आओ मैं फोटो खिंचाना चाहता हूं, कल पेपर में लगवानी है, जाएंगे क्या? पता लगा कल योगी जी पेपर में आ गए। समझ में आ रही है? ऐसी गलती योगी जी करेंगे क्या? नहीं करेंगे। इसलिए वो सांड जो है ना, वो स्टॉक एक्सचेंज का लोगो है। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि योगी जी ने फोटो खिंचाया था सांड के पीछे, और उसने लिखा था 200 करोड़ रुपए के बॉन्ड इशू किए। लखनऊ यानी यूपी गवर्नमेंट ने 200 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी किए। अब वो बॉन्ड क्या, मैं वही पूछ रहा हूं आपसे, मैं वो घूम फिर के वहीं आ गया। यानी कि जब कोई गवर्नमेंट एज ए डेप्ट सिक्योरिटी पब्लिक में प्रोस्पेक्टस के थ्रू इशू करती है, उसको बॉन्ड बोलते हैं। और जब कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस को पब्लिक में एज ए डेप्ट इशू करती है, उसको डिवेंचर बोलते हैं, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। बात समझ में आ गई? यानी कि वो भी डिवेंचर है और वो भी डिवेंचर है, बट फर्क इतना, उस पर किसी और का हाथ रखा हुआ है और उस पर किसी का और का हाथ रखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? जब गवर्नमेंट डेप्ट सिक्योरिटी पब्लिक में जारी करती है तो उसको बोलते हैं हम बॉन्ड, उस सिक्योरिटी को क्या बोलते हैं? बॉन्ड। और जब कोई पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी तो कर ही नहीं सकती, जब कोई पब्लिक कंपनी पब्लिक के अंदर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट इशू करती है तो उसको बोलते हैं हम डेप्ट सिक्योरिटी या डिवेंचर्स। बात समझ में आती है? आप जानोगे, दोबारा तो नहीं पूछोगे ऐसे गंदे गंदे सवाल मेरे से? हमने तो अभी भी नहीं पूछा था। नहीं पूछा तभी तो मैंने बताया था। चलिए, यहां तक की बात समझ में आती है। अब यहां पर आकर के एक समस्या है। अब डेप्ट में तो ले लिए, अब डेप्ट को कैसे पैसा लोगे? क्या आपको लगता है घर पर ये लिफाफे बनाए हुए डेप्ट लेके हुए, ये डिवेंचर ये डिवेंचर ये शेयर्स, पैसा अपना पा जाएगा? क्या होगा? इसके लिए पब्लिक में आपको क्या करना पड़ेगा? एक जनहित में जारी करना पड़ेगा। जनहित में जारी जानते हो? जनहित में जारी, कंपनी के लिए भारी, वही वाली बात है। यानी कि कंपनी में क्या करोगे अब? कंपनी पब्लिक के अंदर एक प्रोस्पेक्टस इशू करेगी और बोलेगी चिल्ला चिल्ला के माइक लगा, हम शेयर बेचना चाहते, डिवेंचर बेचना चाहते, जो जो लेना चाहता हो फटाफट से हमारे पास आ जाओ। ये होगा। हम तुम बोल रहे हैं, वैसे कंपनी चिल्लाती नहीं, चिल्लाने का तरीका होता है न्यूज़पेपर में अपने एडवर्टीजमेंट के थ्रू, वो भी जो भी उनका एडवर्टीजमेंट का चैनल है, उस चैनल के थ्रू वो क्या करेंगे? पब्लिक में इन्फॉर्म करेंगे। यहां तक की बात मुझे बताओ। यानी कि जनहित में जारी करने के दो तरीके हैं। जनहित में जारी करने के कितने तरीके मुझे बताओ? दो तरीके। अब जनहित में जो जारी कर रही है उसमें आपको देखना पड़ेगा, क्या कंपनी आईपीओ कर रही है या कंपनी एफपीओ कर रही है। अब ये क्या बवाल आ गया? इनको तो जानते हो। इतनी तो उम्मीद कर सकता हूं कि मेरा उम्मीद करना ही गुनाह हो जाए। बताओ, ऐसा हो तो वो बता दो। जानते हो ये तो सारे। आईपीओ, एफपीओ। आईपीओ क्या होता है? एग्जैक्टली। और एफपीओ? ये ना सुना, सुना तो है लेकिन नाम नहीं जानते। फर्दर पब्लिक ऑफर। क्लियर है? यानी जब कंपनी पहली पहली बार सॉन्ग नहीं, पहली पहली बार जब कंपनी क्या करती है, अपनी सिक्योरिटी के लिए प्रोस्पेक्टस पब्लिक में इशू करती है, उसको बोलते हैं आईपीओ। कुछ टाइम पहले पेटीएम का आया था। अभी साहब मैं किसका सुन रहा था जाने, बीकाजी का। पेपर में आया था कल परसों, बीकाजी आईपीओ लॉन्च कर रहा है अपना। आईपीओ देखना कभी, कल परसों पेपर में मिलेगा, बिल्कुल हेड फ्रंट में मिलेगा आपको। बीकाजी अपनी ब्रांड का आईपीओ चाहता है, वो पैसा चाहता है जिससे अपनी ब्रांड को ओवरऑल इंडिया के अंदर क्या कर सके, अच्छे से वो फैला सके। क्लियर है यहां तक? आईपीओ का मतलब है जब कंपनी पब्लिक का ऑफर पहली पहली बार कर रही है, उसको बोलते हैं आईपीओ।
और जब कंपनी उसके बाद जितने भी पब्लिक में ऑफर करेगी उसको बोलते हैं एफपीओ। क्लियर है कहानी यहां तक? मैं लिख देता हूं आपकी सहूलियत के लिए। इनिशियल, अब सोचो मैं ये बोल देता, अब नोट डाउन कर लो, पता लगा तुम्हारा चार्ट बियॉन्ड द तुम्हारे बुक से बाहर निकल गया, 4 पेज पर चार्ट जा रहा है, फिर बोलते हो सर कैसे संभालें इसको? बोला जैसे मैं संभाल रहा हूं वैसे संभालो। फर्दर पब्लिक, अभी पता है आपको इंटरेस्टिंग चीज, मेरा चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है। चलिए ऐसे ऐसे बातें करते हो आप लोग। क्लियर है कहानी यहाँ तक? एक तो होता आईपीओ और एक होता है एफपीओ। अब समस्या क्या है? अभी भी समस्या बची हुई है क्या? जब तक तुम पढ़ते रहोगे समस्या आती रहेंगी। इसके अंदर क्या हो सकता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो सकते हैं, बताओ हो सकते नहीं हो सकते हो? अबे नालायक को बताओ, पहली बार पब्लिक में ऑफर कर रहा हूं, शेयर होल्डर कैसे हो सकते हैं? कैसे जवाब दे रहे हो आप लोग? तो थोड़ा तो सोचो। यहां नहीं होंगे। क्लियर समझ में आती है? डायरेक्टर तो होंगे, आया ना? इसको हटा देते, बेकार लग रहा है मुझे, अच्छा नहीं लग रहा है ये। अब क्या करोगे? पहले देख ले, प्रोस्पेक्टस इशू टू पब्लिक ऑफर। बात समझ में आती है? एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है तो पहले उनसे नहीं पूछोगे कि भाई दे रहे हो क्या? हम मालिकाना हक बांटना चाहते हैं, क्या तुम अपने मालिकाना हक को बढ़ाना चाहते हो? तो बोलेंगे यस, तो पहले उनको नहीं दोगे क्या? दोगे। और उन्होंने बोला नहीं, हम नहीं देना चाहते, हम वापस अपनी ऑनरशिप नहीं बढ़ाना चाहते, पहले लगा के गलती कर बैठे, तुम बहुत बेकार हो, कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा सकती, वो अपने हाथ खड़े कर देंगे, हाँ या ना? लेकिन इस केस में तो वो होंगे नहीं, तो यहां सवाल ही नहीं उठेगा। लेकिन उस केस में तो होंगे, पहले से आपने आईपीओ किया हुआ होगा, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर भी एग्जिस्ट हो रखे होंगे, इसलिए यहां दो सिचुएशन वापस से क्रिएट होती हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और क्या करे बताओ? यदि पहले इनसे पूछूंगा भाई ले रहे हो क्या, बोला ना, बोला ठीक है, अब वो कहां जाएगा? पब्लिक के पास। लो लिख दिया मैंने यहां पर, ऑफर टू पब्लिक। क्या बात समझ में आती है मेरी यहां तक? मैं क्या कर रहा हूं? ऑफर टू पब्लिक। क्लियर है कहानी यहां तक? लेकिन अभी इंटरेस्टिंग चीज और आने वाली है। क्या आने वाली है बता रहे हैं अभी क्या आने वाली है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं होगा ना। चलिए अब यहां देखो क्या होता है। यहां पर दो सिचुएशन हो सकती है। क्या हो सकती है? डायरेक्टली कर सकते हो टू पब्लिक, यस और नो, और क्या करोगे? इनडायरेक्टली। मुझे आपको इसी हाईवे पर तो लेके आना था, आया ना? इसी की बात की थी आते आते, मैंने ये तो प्रवचन दिया था। जब कोई कंपनी पब्लिक में डायरेक्टली प्रोस्पेक्टस इशू ना करके इनडायरेक्टली पब्लिक में इशू करती है प्रोस्पेक्टस, उसी को हम क्या बोलते हैं? यानी अब मेरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। चलिए यहां तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब देखो क्या होगा। क्या वहां पर कब होगा बताओ ये? इस केस में कब होगा? इस केस में भी तो होगा, यदि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर डू नॉट सब्सक्राइब, देन मूव कहां करोगे? अब जिन्होंने पहली बार इशू कर रखे हैं उनको कोई तकलीफ होगी दोबारा करने में? उनको अंदर से फीलिंग आएगा हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे बहुत अच्छा करेंगे, तो उनको डर नहीं है। लेकिन जो पहली पहली बार कर रहा है, ठीक है ना, जो पहली पहली बार कर रहा है उसको तो डर है, चाहे कितना भी अच्छा काम करने की सोच रहा हो, लेकिन अब इसने किया नहीं है। और जब तक वो अच्छा काम नहीं करेगा तब तक गुडविल क्रिएट नहीं होगी, जब तक लोग नहीं जानेंगे। और जब तक तुम्हें लोग नहीं जानेंगे तो क्या तुम्हारे लिए कोई लोग पैसा उधार देंगे? समस्या हो जाएगी,
हाँ है ना। यानी कि जब डायरेक्टली पब्लिक में जाओगे तो बड़ी सरकमस्टांसेस अराइज होंगी आपके पास। यहां 3 सिचुएशन अराइज होंगी। ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा, बस यहीं तक रखूंगा मैं। क्लियर कहानी यहाँ तक? कितनी अराइज हो सकती हैं? आपने बोला मुझे कितने चाहिए, 1000 करोड़। मैंने इसको शेयर के थ्रू पैसा लिया मान लेते हैं, या डिवेंचर थ्रू मान लिया। मैंने बोला मैं 1 लाख शेयर इशू करना चाहता हूं। जो जो बंदा लेना चाहे वो ले सकता है और आकर के हमसे संपर्क करे। संपर्क कहां पर करेगा? कंपनी के गेट पर नहीं। कंपनी क्या करेगी? बैंक को अथोराइज कर देगी। जैसे पीएनबी बैंक में अथोराइज कर दिया, तो पीएनबी की किसी भी ब्रांच में जाकर के आप क्या कर सकते हो? संपर्क कर सकते हो पर्टिकुलर कंपनी का शेयर डिवेंचर लेने के रिगार्डिंग में। क्लियर कहानी यहाँ तक? उन्होंने क्या बोला? जो लेना चाहता लेके आओ, पीएनबी में जाओ और जमा करा दो अपना एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी। वो एक साइड पॉइंट है, जब चैप्टर करेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे। बस इतना है कि लोग कहां पर मिलेंगे बताओ? बैंक में आकर के। मैंने प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया, लोग खरीदना स्टार्ट करेंगे। क्या खरीदना स्टार्ट करेंगे बताओ? एप्लीकेशन शेयर का। यस और नो? जब लोग खरीदेंगे और उसको बैंक में जमा कराएंगे तो उसको पता क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब्ड। क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। लोगों को मैंने बांटे कितने बताओ? मैं चाहता हूं कि 10,000 1 लाख में शेयर इशू करना चाहता हूं। लोगों ने खरीदे ओनली फॉर कितने? 1 लाख। ये क्या बात हुई? 1 लाख ही तो बेचना चाहते थे, बिक गए। कोई प्रॉब्लम है क्या? ना। लेकिन लोग बड़ी तादाद में थे, बोला कि सोच रहे थे बहुत पैसा पड़ा है, बेस्ट पड़ा है, पता नहीं क्या हो गया, नई नई कंपनियां हैं, जुनून होगा, ग्रोथ तो करेगी डेफिनेटली। कुछ लोग इंटरनल क्या करते हैं, उसकी सिचुएशन देखकर समझ जाते हैं कंपनी अच्छी पोजीशन जाएगी, और शुरुआत कंपनी मेहनत भी करेगी। उनका कभी कभी पैसा अच्छा भी हो जाता है और कभी कभी पैसा दांव पे भी लग जाता है। जैसे पेटीएम में लोगों को बर्बाद हो गए तो गलत डिसीजन भी हो जाता है। तो आईपीओ के केस में बड़े सोच समझ के कदम रखना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग बोलते पैसा पड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा रात दिन का काम यही है, जुए की तरह जाएगा और आ जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला? लोग बहुत आ गए और लोगों ने 1,20,000 शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन डाल दी है। दैट्स सब्सक्राइब। क्लियर है? लेकिन मुझे लगा कि इसकी शक्ल में कुछ प्रॉब्लम है, इसकी बातों में कोई, अरे उधर नहीं है, मैं देख रहा हूं। ठीक है, मुझे लगता है कि इसके बाधे पुलावे हैं, एक ओनली फोर धुआं के क्या है? बादल हैं। ये थोड़े से हवा चलते ही उड़ जाएंगे, प्रॉब्लम आएगी। तो लोगों ने बोला ना, ओनली फोर कितना दे दिया? पता है आपको इसको आप क्या बोलते हो? यस और नो? ये आपका +2 का पड़ा हुआ कंटेन है। इसके बाद इसे क्या बोलते हो? अब तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। और इसे क्या बोलते हो? अंडर सब्सक्राइब। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? अब समस्या यहां है क्या? जितना था चाहिए आ गया। यहां कोई समस्या है क्या? यहां भी कोई समस्या नहीं है। कंपनी लॉ बोलता ठीक है, लोगों का प्यार है, ले लो, लेकिन लौटाने का तरीका भी देख लेना। जो 20,000 का एक्सेस अमाउंट आया है, इसके 2 तरीके से एडजस्ट कर लो, लेकिन इनडायरेक्टली उनको नुकसान नहीं होना चाहिए इन्वेस्टर को। 20,000 का तो बोलो भाई जाओ, हम नहीं दे सकते, 1 लाख है, 1 लाख दे दिए और तुम घर चले जाओ। दूसरा क्या है? कुछ के बदले कुछ, जिसे प्रो राटा बोलते हो आप लोग। यानी कि मैं आगे भी तो पैसे मांगने वाला हूं, आप उसको वहां पर क्या कर लेना? एडजस्ट कर लेना, सेटल कर लेना। इसको बोलते हैं प्रो राटा बेसिस पर। क्लियर है यहां तक? दोनों केस में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम वहां पर आ गई। और यहां पता कौन बैठा है? यहां कौन बैठा है? यहां सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, जिसका नाम है, ऊपर से देख रहा है कि नीचे कुछ तो झोल कर रहा है। बोला यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोला कि मेरे बच्चे प्रॉब्लम में आ जाएंगे। कौन से वाले बच्चे? सेबी के कौन से बच्चे होते हैं? इन्वेस्टर। ये इनका रखवाला है। बोला कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे पास आ जाना। और पता है इंटरेस्टिंग चीज, कंपनी जब भी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी सबसे पहले परमिशन उसको वहां से लेनी पड़ेगी। आरओसी बाद में आएगा, पहले उसको सेबी से लेना पड़ेगा परमिशन कि मैं ले लूं पब्लिक से पैसा। बोला हाँ ठीक है, तो सुन मेरी बात भी सुन लेना। यदि लेना तो चाहता है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं उस बात का भी ध्यान रखना, पब्लिक का पैसा खाएगा नहीं, टाइम टाइम पर ब्याज देगा, टाइम टाइम पर डिविडेंड देगा। और मैं हम जो रेगुलेशन बोल रहे हैं उसमें कुछ भी वॉल्यूशन हुआ ना तो तेरे कंपनी को बर्बाद करवा दूंगा, नहीं बिकवा दूंगा। जिसको बोलते हैं आईवीसी, इंसॉल्वेंस बैंकरप्ट कोड, जो कि आपको फाइनल में आने वाला है लॉ के अंदर।
वो आपका डिजोल्यूशन करवा देगा। बोला पहले पैसा उनका दे देना, उसके बाद फिर सोचेंगे क्या करना है। बात समझ में आ रही है? तो सेबी बोलता है कि ठीक है यहां मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुझसे कंपनी लॉ अटकेगा, यहां भी कंपनी लॉ बोलता है ठीक है तू संभाल ले, लेकिन यहां प्रॉब्लम है, उसका बच्चा समस्या में आ गया। बोला तुम तो भिखारी हो, तुम्हें जितना लोगे उतना दे दोगे, तुम्हें तो पैसा चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है मैं इशू कर देता हूं। सेबी बोलता रुक जाओ, मैंने क्या बोला था, जितना चाहिए पब्लिक में ऑफर किया है उसका कितना परसेंट कम से कम से लेना है। सर ऐसा क्यों? उस बेचारे के पास 50,000 के शेयर आ रहे हैं तो उससे काम चलाएगा ना, इसको बीच में लाने की क्या प्रॉब्लम थी? कंपनी काम चला लेगी, कहीं से और से अरेंज कर लेगी। सेबी बोलता कहीं से करना हो तो कर लेता बेटा, अब ना होगा तेरे से। सबसे पहले तू वहीं गया था भाई के पास, बैंक के पास, आया ना? नहीं हुआ तभी तो यहां आया है, आया ना? तेरे से ना हो पाएगा। मान लो ये शेयर मिलके 89,000 पहुंच जाते हैं, 89,000 के लिए एप्लीकेशन आया था, 90% हमें चाहिए 90,000 के लिए, कितना आ गया? तो बोला 1% पर क्या बोलेगे सेबी, क्या बोलेगा? बोला सर एक की तो बात है। बोला तुझे एक की लग रही है लेकिन मुझे 11 दिख रहे हैं। तुझे कितना लग रहा है? मैं मानता हूं 10% का एडजस्टमेंट तू कर लेगा, लेकिन 11% दिख रहा है मुझे, तो क्या प्रॉब्लम है? बोला इससे प्रॉब्लम क्या है वो तो बताओ। बोला प्रॉब्लम ये है कि तुमने मान लो आपने मेट्रो बनाने का प्रोजेक्ट लिया है और उसमें मुझे चाहिए 1,000 करोड़ का बजट, और तुम कितना ले रहे हो? 900 करोड़। मैंने बोला इतने से काम चले, 100 करोड़ एडजस्ट कर लेना, लेकिन तुम्हारे पास लोगों का पैसा कितना आया? 800 करोड़। तो मैंने लगता तुम कंक्रीट के साथ कुछ और मिलाओगे, तो मैंने लगता सीमेंट की जगह कुछ और डालोगे, तो मैंने लगता तुम झोल करोगे। यानी कि तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से तुम इसका कहां पर भंडा फोड़ने वाले हो? प्रोजेक्ट पर। अब प्रोजेक्ट फेल हो गया तो मेरे बच्चे दुख में आ जाएंगे, प्रोजेक्ट फेल हुआ तो नुकसान होगा, और नुकसान हुआ तो तू पैसा ना लौटा पाएगा, और जब तूने पैसा ना लौटाया, बच्चा चिल्लाया मां, तो समझ लेना मैं तेरी जान निकाल दूंगा। बात समझ में आ रही है? बोला मैं ऐसा दिन आने ना दूंगा। बोला 90% है ना, तो घर जा वापस पैसा कर दे। बात समझ में आ रही है? अब ये तुम्हें पता क्या है? ये क्या है? ये चिंता है, ये चिंता है बेटा, चिंता क्या है ये? चिंताता वाला नहीं, ये वाली चिंता है, ठीक है? ये है चिंता। अब ये चिंता उसको सता रही है, रात को सोने नहीं देती, सुबह खाने नहीं देती। बोला क्या करूं, यदि मैं पब्लिक में गया और ये हो गया तो मेरे करोड़ों रुपए की रिसोर्सेज, करोड़ों रुपए का पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो डर तो है, हाँ ना? तो बोला ना ये रास्ता सेफ नहीं है। तो वो कहां पर जाएगा बताओ? अब आएगा वो इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट बोलेगा ठीक है मैं गया पाटीदार के पास, पाटीदार तेरे पास काम धंधा नहीं है? बोला ना मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, बस सर एक छोटा सा काम करता हूँ, लोगों को सुबह देता हूँ, शाम को ले लेता हूँ, और दिन में कुछ और भी ले लेता हूँ साथ में। ठीक है ना, पीने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यानी पैसा लेना, पैसा देना, बदले में रिटर्न लेना, यही मेरा काम धंधा है। बात समझ में आ रही है? सुन लो। तो बोला कि जो मीडिएटर का नाम है वो क्या है बताओ? उसी को बोलते हैं अंडर राइटर। क्या बोलते हैं? अंडर राइटर बोलते हैं। बता दिया, बस बताना नहीं चाहता था मैं। यानी कि यहाँ मीडिएटर के थ्रू पहले देगा पाटीदार तेरे नाम बड़ा रेपुटेशन है, ले मैं प्रोस्पेक्टस तुझे दे रहा हूं, तू पब्लिक में इशू कर दे। अब ये अपने बिहाफ पर क्या करेगा? पब्लिक से एप्लीकेशन मांगेगा। तो पाटीदार ने अपनी दुकान पर रखे शेयर कि ले जाओ भाई ले जाओ, ले गए, कुछ बच गए और उसको लाके वापस मुझे दे दिया। लो सर मेरे तो इतने बेके दे दिए। बोला इस बात के लिए कुछ दे रहा हूं क्या तेरे लिए? बोले यही काम धंधा है क्या तेरा? यदि लोगों ने नहीं लिए ना तो ध्यान रखना तुझे चांटे मार मार दे दूंगा मैं, यानी तुझे लेने पड़ेंगे, क्योंकि यही तो चिंता थी और यही चिंता तेरे पास भी आ गई। जब चिंता का निवारण ही नहीं हुआ तो मैं तेरे पास क्यों जाऊंगा, मुझे बता। समझ में आ रहा है? इसी चीज को बीच में पार्ट करने के लिए, यानी कि कंपनी और इशू के बीच में एक बीच में मीडिएटर लाया गया। उस मीडिएटर को बोलते हैं अंडर राइटर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम, जो मैं पाटीदार के बीच में बातचीत कर रहा हूं, इस प्रोसेस को बोलते हैं अंडर राइटिंग। बात समझ में आ रही है? अब मेरा चैप्टर होता है स्टार्ट। क्लियर है कहानी यहां तक? आपको समझ में आ गया? ठीक है। क्या सर उधर क्या हो सकता है बताओ? अभी तो एक और बच गया ना, ये रहा। इधर कुछ नहीं है, पहले इनसे पूछेंगे। यहां बोलता है कि जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर डू नॉट सब्सक्राइब और डायरेक्टर डू नॉट सब्सक्राइब, देन मूव कहां करेगी कंपनी? पब्लिक में ऑफर करेगी। फिर वो भी किसके थ्रू करेगी? अंडर राइटर के थ्रू करेगी। ये चिंता है, और चिंता का निवारण कौन देगा? पाटीदार। ठीक है, इस पाटीदार के थ्रू जो मैं बातें करने वाला हूं। अब समस्या क्या है, चैप्टर में पढ़ना क्या वो भी सुन लो।
अब पाटीदार को कितने लेने पड़ेंगे, इसकी कितने की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट्स माय पॉइंट। क्लियर है कहानी यहां तक, समझ में आता है? अब मेरा चैप्टर यहां से होगा स्टार्ट। क्या सबको समझ में आ गया? सर समझ में आ गया। 15 मिनट बची हैं, अब क्या करना चाहोगे? किसी को कुछ नोट डाउन करना है क्या? ये कहानी है बड़ी, पता नहीं कहाँ कहाँ से स्टार्ट हुई तो मुझे भी नहीं पता। चाहो तो आपको, चाहो तो क्लिक कर लो, चाहो तो फोटो खींच लो, वो आपको सोचना होगा। इसकी पीडीएफ नहीं बन सकती, अदरवाइज को सेव कर देते हम। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है? किसी को कोई सवाल पूछना है पूछ सकते हैं, क्योंकि शायद मैंने एक ऐसी स्टोरी दी जो रियल लाइफ में से रिलेटेड थोड़ा लिंक करके दी है, तो क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं। एक में सब्जेक्ट से रिलेटेड देता तो आप सवाल नहीं उठते, लेकिन अब सवाल उठ सकते हैं। यानी मैंने आपको ऐसा बना दिया कि सवाल पुट अप कर सकते हो और उसका आंसर मैं दूंगा डेफिनेटली। कल हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इसको लिखेंगे लाइन टू लाइन कि क्या क्या इसके प्रोविजंस हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी मुझे बहुत चर्चा करनी है, यानी कि अभी इस चैप्टर का कम से कम 3 दिन ओनली फॉर थ्योरेटिकल बैकग्राउंड ही चलेगा। 3 दिन के बाद हम थोड़े थोड़े से लायक होंगे कुछ करने के लायक, ठीक है? उसके बाद जो पुराने सिलेबस के क्वेश्चन हैं, जो जनरल क्वेश्चन हैं, वो निकालेंगे। फिर उसके बाद कंडीशनल क्वेश्चन है जो आपके नए सिलेबस के अंदर भी इंक्लूडेड किए गए हैं, फिर हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है? यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? कोई पूछना चाहे पूछ सकता है।